इस देश की आम जनता ने, मैंगो पीपल ने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सबूत भेजे हैं। मैं इसे नहीं मानता कि ये किसी तरीके का कोई सबूत है कि क्या हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है, किसी तरह की सांठगांठ है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ। इस एक साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। परिवार के एक सदस्य पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि उन्हें मालूम कि ऐसा करने से उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। जो यूपीए के चेयरपर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का दामाद है, तो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो अगर उसको कोई इतना बड़ा फायदा देगा तो ये जाहिर है कि वो इसी मंशा से देगा। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईटीओ की हिम्मत है जो इसको छोड़ देंगे? किस आईटीओ की हिम्मत है जो 143(2) का नोटिस भेज देंगे? We demand a comprehensive inquiry. नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज आपका एंकर पंचर हो गया है। 5 घंटे से इस पूरे बहस को, दस्तावेज को पढ़ रहा हूं। जितना पढ़ रहा हूं उतना उलझ रहा हूं। इसीलिए इस बहस को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हूले लेले करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सरकार जनता से अस्पताल के लिए ली गई 30 एकड़ जमीन डीएलएफ को सेज बनाने के लिए, SEZ बनाने के लिए दे दे, तो क्या यह काफी नहीं है कि डीएलएफ और हरियाणा सरकार के बीच मिली भगत है? अगर इस पर रोक लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आदेश दे कि सरकार और डीएलएफ के बीच नेक्सस है, तो क्या यह काफी नहीं है? हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। खैर, अगर अरविंद केजरीवाल कहें कि जमीन को लेने के लिए फरवरी 2007 में बनी एक कंपनी जिसका नाम था डीएलएफ सेज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 50% हिस्सेदारी रॉबर्ट वाड्रा ने खरीद ली। वाड्रा ने सभी शेयर उसके अगले साल वापस उसी कंपनी को उसी दाम पर बेच दिए। तो क्या इस आधार पर गठजोड़ के सवाल नहीं उठते हैं कि उस एक साल में वाड्रा ने क्या भूमिका अदा की? क्या आज अरविंद केजरीवाल ने जो सबूत पेश किए, जो दस्तावेज पेश किए, वो उस जवाब के लिए काफी हैं जिसका इंतजार दिल्ली की सत्ता, डीएलएफ, हरियाणा सरकार, पत्रकार और आप सब कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और गुड़गांव मानेसर से आए किसानों के साथ सोमवार की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए गए। एक आरोप यह लगाया गया कि डीएलएफ को हरियाणा सरकार ने 350 एकड़ की जमीन दे दी। जमीन देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय टेंडर आमंत्रित की गई। इस इंटरनेशनल टेंडर में सिर्फ 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 2 कंपनी को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया कि इनके पास गोल्फ कोर्स बनाने का अनुभव नहीं था। अब अरविंद पूछ रहे हैं कि गोल्फ कोर्स बनाने के अनुभव की शर्त टेंडर में पहले से क्यों नहीं रखी गई थी? बाद में यह शर्त कैसे आ गई जिसके आधार पर 2 कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया गया? क्या डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया? इस 350 एकड़ की जमीन का एक हिस्सा यानी 75 एकड़ जमीन हुडा, जो लोगों के लिए घर बार बनाती है, उसका था, और बाकी का जो हिस्सा था वो 275 एकड़ जमीन वो HSIDC औद्योगिक विकास के लिए, उसने अपने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए जमीन ली थी। ये एक लाइन आप आसानी से समझ सकते हैं कि जमीन लेने के लिए सरकार ने किसानों को 1 एकड़ के लिए 20 लाख दिए और उसी जमीन को डीएलएफ को 5 एकड़ में बेच दिया गया। इसी तरह अरविंद ने गुड़गांव मनेसर का उदाहरण दिया। यहां 2007 में राज्य सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया। उसी वक्त डीएलएफ ने 6 कंपनियां बनाई और किसानों से जमीन खरीदने की शुरुआत कर दी। कंपनी का दाम 20 लाख प्रति एकड़ था और सरकार का दाम 12 लाख प्रति एकड़। किसानों ने जैसे ही दबाव और घबराहट में अपनी जमीनें कंपनी को बेच दी, सरकार ने अचानक अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त कर दी। इस पर भी अदालत का स्टे है। कोई कह सकता है कि सभी दस्तावेज पब्लिक में हैं, ऐसा तो होता ही है। क्या अरविंद मनीष ने उस ऐसा होता ही है को सवालों के घेरे में नहीं ला दिया जिसे आप राजनीति का गलियारा सामान्य रूप से स्वीकार करने लगे थे कि ऐसा तो होता ही है? ऐसा कौन नहीं करता, कौन नहीं जानता? पर क्या ये दस्तावेज या आज के आरोप पहले के आरोपों को मजबूती प्रदान करते हैं? डीएलएफ कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा को बिना शर्त कर्ज की नहीं बल्कि बिजनेस एडवांस दिया गया था। अरविंद कहते हैं कि जो दस्तावेज उपलब्ध है उसमें लिखा हुआ है, ये शब्द है कि डीएलएफ ने 5 करोड़ का लोन दिया है। लिखा हुआ है कि अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना शर्त कर्ज दिया गया है। वाड्रा के दस्तावेज में लिखा गया है कि 89 लाख का अरालिया में फ्लैट लिया गया। डीएलएफ ने कहा है कि 11 करोड़ में बेचे हैं।
2008 में सारे पैसे लेकर अगर फ्लैट बेचे गए थे, लेकिन मीडिया के सामने जब बात आई तो 2011 में उस फ्लैट के आगे के हिसाब में 8.5 करोड़ की राशि कैसे जोड़ दी गई। मैग्नेलिया में 10,000 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फ्लैट बेचा गया है वाड्रा को। इस हिसाब से 5 करोड़ में 7 फ्लैट बेचे गए, यानी एक फ्लैट की कीमत में 7 फ्लैट। अभी तक सरकार की यही लाइन थी कि ऐसे आरोपों पर जांच की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि सभी आरोपों की जांच की गई और कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह जांच कब हो गई, किसने की, पता नहीं। मोइली ने यह भी कहा कि 1 साल पहले डीएलएफ की जांच की शिकायत की गई थी, वाड्रा मामले में नहीं, लेकिन सब ठीक पाया गया। अगर डीएलएफ की जांच हो चुकी थी तो फिर सरकार ने यह क्यों कहा कि जांच की जरूरत नहीं है? और क्या सरकार यह कह रही है कि जो जिस मामले में जांच की गई थी वो यही मामले हैं? उस जांच का संदर्भ क्या था? सरकार ने किसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीएलएफ की जांच की थी? फिर यह बात पार्टी के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं मालूम है? अरविंद की प्रेस के बाद राशिद अल्वी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम वीरप्पा मोइली ने क्या कहा। तो जब उनको नहीं मालूम है तो मुझे कैसे सब बात मालूम हो? तो हम प्राइम टाइम में आज बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, मनीष सिसोदिया तो है ही, और सुरेंद्र यादव हैं, आप किसान नेता हैं, मनेसर से आप आए हैं। हमारे साथ शालिनी सिंह है, डिप्टी एडिटर हिंदू। इस पूरे प्रसंग में अगर किसी ने तरीके से रिपोर्ट छापी है तो उसमें एक विस्तार से एक झलक मिलती है, आप कल का हिंदू लेकर पढ़ सकते हैं तो थोड़ा और आपको जानकारी मिलेगी। महाबल मिश्रा साहब हैं, सांसद है कांग्रेस से, जमीन के मामले को, काफी प्रक्रिया को इसको नजदीक से देखा होगा, प्रणाम। और हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह है, नेता, भारतीय जनता पार्टी, युवा नेता हैं। चूंकि यह मामला पूरा एक राजनीतिक, वित्तीय, पूंजी, मीडिया, बिजनेस, कॉर्पोरेट सबके घुल मिल जाने का है और ये मामला खुलेगा कि नहीं खुलेगा भगवान जाने, कितना बहस करेंगे। एमआर वेंकटेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। हम पहला सवाल शालिनी से आपसे जानना चाहेंगे। कल आपने कुछ बुनियादी सवाल अपने अखबार में, अपनी रिपोर्ट में उठाए थे। आज इन लोगों ने जो आरोप उठाए, मैं बिंदुवार चलना चाहता हूं। जो 30 एकड़ जमीन है, अस्पताल का जो मामला है, क्या वो सवाल, जो बड़ा सवाल है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा इस गठबंधन में इसलिए आते हैं कि उनकी सत्ता की नजदीकी का इस्तेमाल डीएलएफ ने किया, हरियाणा सरकार ने दिया? एक नेक्सस का जो जवाब था वो क्या, वो इनके आज के पेश किए गए सबूतों से वो जवाब आपको मिलता है, या आपने जो सवाल उठाए थे वो अभी भी अनआंसर्ड, अनुत्तरित हैं? मैं एक्चुअली पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ। मैं इंग्लिश में आप सोचती मिलाकर बोल लीजिए, क्योंकि अब ये देश हिंदी में भी गड़बड़ कर रहा है और अंग्रेजी में भी गड़बड़ कर रहा है। जी, तो आपसे माफी और दर्शकों से भी माफी मांगती हूँ अगर मेरी नहीं कोई बात ना, मिला के बोल लें। हम बिंदुवार बहस करेंगे, इसलिए हम सबको बता दे रहे हैं कि क्योंकि कल की बहस बहुत आसान थी। जब राजनीतिक बहस हुई ना, वो कांग्रेस, ये बीजेपी, तो उसमें कट गया मेरा 1 घंटा। आज मेरा समय नहीं कट रहा, इसलिए आप विस्तार से बताइए कि आपकी क्या आशंकाएं, सवाल थी। पहले तो मैं डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ अपने आर्टिकल, हिंदू के आर्टिकल को और इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उनका एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हम पत्रकार हैं और हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है कि हम प्रश्न उठाएं। तो हमने केवल एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स को लेके हमने फाइनेंशियल क्वेश्चंस पोज किए हैं कि इनमें कुछ सवाल उठते हैं और क्या इन पे जांच होनी चाहिए कि नहीं। हमने कोई पॉलिटिकल कोई कलर उसमें नहीं दिया है। तो हम सिर्फ पूछते हैं कि अगर एक इंसान 50 लाख के कॉर्पस से सडनली 2-3 साल में 6 कंपनी खड़े कर दें और उनका बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 3 साल में 71 करोड़ हो जाए, 29 प्रॉपर्टीज जिनका वैल्यू आप खुद एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम करते तो लोग बोलते कि नहीं वो 3 करोड़ नहीं 3.12 करोड़ है, तो हमने वो बात हमने छेड़ी ही नहीं। तो आप सोचिए कि अगर मेरे एसेट्स, आपके एसेट्स फ्रॉम 0 टू मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स हो जाएं, तो एक नेचुरल प्रोसेस में इनकम टैक्स इंक्वायरी ठीक है होनी चाहिए, हो जाती है, यहाँ नहीं हो रही है। पर कल आपने एक और सवाल उठाया था कि वाड्रा को डीएलएफ के अलावा, और डीएलएफ इंक्लूडिंग डीएलएफ 4 कंपनियों ने लोन दिए हैं जी। तो आप ये सवाल उठा रही हैं कि वो बताएं कि इन कंपनियों ने, इन 4 कंपनियों ने इस तरह के बिजनेस डील करने के लिए वाड्रा के अलावा और किसको किसको दिया लोन? सुरेंद्र जी को लोन दिया बिजनेस करने के लिए, सिद्धार्थनाथ सिंह को लोन दिया, बहुत सारे पत्रकार भी घूम रहे हैं बिजनेस वालों के यहाँ, उनको लोन दिया बिजनेस करने के लिए। ये सवाल आपने क्यों उठाया?
ये लोन जो है अनसिक्योर्ड, बैलेंस शीट्स में कहे गए कि अनसिक्योर्ड लोन्स है। डीएलएफ ने अपने स्टेटमेंट कहा गया अनसिक्योर्ड वर्ड है, अनसिक्योर्ड वर्ड है। अच्छा ठीक है, ये आप दोनों के आरोप में एक कॉमन बात है कि आपने अनसिक्योर्ड लोन पढ़ा, अनसिक्योर्ड लोन पढ़ा। हाँ। और डीएलएफ ने अपने स्टेटमेंट में कल उन्होंने कहा कि हमने कैटेगोरिकली हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया, आज भी कहा है उन्होंने। हाँ जी, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने जो बैलेंस शीट्स देखे हैं, दीज आर ऑफिशियल बैलेंस शीट्स, दे हैव बीन ऑडिटेड बाय मिस्टर वड्रा's ओन ऑडिटर। ठीक है। तो इसमें जो बातें कही गई हैं हमने वो पेश की, और डीएलएफ जो स्टेटमेंट्स दे रही है वो इनसे मैच नहीं करती। हाँ। तो इसकी जांच कौन करेगा? अगर मतलब हमारा काम है प्रश्न खड़े करना, हम तो सीबीआई नहीं है, हाँ। इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, हाँ। तो इसकी जांच स्टेट अथॉरिटीज करेंगे। ठीक है। तो जब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हाँ। पहले ही शुरू कर देते हैं नकारने में वो कि हम नहीं कर सकते, हम जान दे देंगे प्रेसिडेंट के लिए, सलमान खुर्शीद जी बोल रहे हैं, हाँ। और वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि ये कोई केस ही नहीं है, तो उनकी तो जान सलामत है, हमारी जान निकल गई है इसको पढ़ते पढ़ते। लेकिन आपने एक और बात कहा, वो मैं मनीष से सवाल करने में चाहता हूं कि वो दर्शकों के सामने हिंदी में आ जाए मिला जुला के। आप ये कह रहे हैं कि वाड्रा साहब को एक कंपनी से 60 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था, लेकिन इन कंपनियों के बही खाते में कोई एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है। ये क्या है, जरा सा समझा दें कि एग्जीक्यूटिव स्टाफ, कर्मचारियों ये सब हैं कि नहीं, उनको सैलरी दी जाती थी कि नहीं जाती थी, क्या था उस कंपनी में कि सिर्फ डायरेक्टर से कंपनी बन जाती है या कोई पीए असिस्टेंट ये सब भी लोग थे उसमें? एग्जैक्टली ये भी है कि हर कंपनी का एक ही एड्रेस है, वो सुखदेव विहार वाला एड्रेस। ठीक है। वहाँ कोई आना जाना, कोई काम, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। कई टीवी चैनल्स ने वो जगह भी दिखाई, हम लोग गए वहाँ देखा, कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो एक कॉमन एड्रेस है, 2 डायरेक्टर्स हैं, एक्टिविटी नहीं है, 2-4-10 लोग एम्प्लॉय होंगे वहां पे, कर्मचारी, कुछ एक्टिविटी नहीं है। जो दस्तावेज इन्होंने सबूत में दिए हैं, क्या उसमें इससे पता चलता है कि इस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? नहीं। कितना वाइस प्रेसिडेंट है, कितना असिस्टेंट प्रेसिडेंट है? एक जगह पे वो कहते हैं डायरेक्टर्स बोलते हैं, हाँ। जो डायरेक्टर्स 2 ही डायरेक्टर्स हैं, श्री वड्रा जी और उनकी माता जी। तो वो कहते हैं वी विश टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड आवर डीप अप्रिसिएशन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन कोई एम्प्लॉइज नहीं है और सैलरी सिर्फ मिस्टर वड्रा को दी जाती है 60 लाख की। उनकी मदर को भी कोई सैलरी नहीं मिलता, जो वो भी डायरेक्टर हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.